हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ राजनीति विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है उसी के 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। ये जो प्रश्न हैं ये वही प्रश्न हैं जिनमें से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको सारे ही याद कर लेने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है? तो देखिए इसका उत्तर क्या है। शीत युद्ध का अभिप्राय शब्दों के बीच पैदा होने वाले तनाव से है। इसमें प्रत्येक पक्ष ऐसी नीतियों का अनुसरण करता है जिनका लक्ष्य स्वयं को मजबूत करते हुए दूसरे पक्ष को कमजोर करना है। शीत युद्ध हथियारों के स्थान पर प्रतियोगिता, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाकर लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शीत युद्ध क्या है। ठीक है, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है, दूसरा प्रश्न है हमारा। और इसका उत्तर हो जाएगा, शीत युद्ध हथियारों के स्थान पर प्रतियोगिता, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाकर लड़ा जाता है, यही साधन है मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न है, वारसा संधि में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो देखिए, पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों ने 1955 में वारसा संधि की स्थापना की थी, जिसमें सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया तथा बुल्गारिया इत्यादि देश सम्मिलित थे। ठीक है, अब अगला है, असंलग्नता क्या है? तो देखिए इसका उत्तर है, असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता का अभिप्राय विश्व के शक्तिशाली गुटों से अलग अथवा तटस्थ रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। असंलग्नता का मतलब ये है कि आप किसी के साथ नहीं हैं, आप किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम गुट। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ, 1961 में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको हाथों हाथ आपको याद कर लेना है क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम में से पूछा जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, द्विध्रुवीता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर है, शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बट गया, जिससे शक्ति संरचना ही 2 ध्रुवी हो गई, जिसे अमेरिका और सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। यही क्या कहलाती है? द्विध्रुवीता। 2 ध्रुव बन गए, मतलब एक अमेरिका है और दूसरा क्या है? रूस है या सोवियत संघ है। सोवियत संघ ही कहना आपको। अगला है, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है? तो देखिए, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया तथा उत्तर कोरिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम? सोवियत संघ यानी कि जो पुराना रूस, ये देखिए क्या क्या परिणाम हुए। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में शेष बचा। दूसरा है, सोवियत संघ से जितने गणराज्य अलग हुए थे उन्होंने स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी शक्तियों में अभिवृद्धि कर ली। सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप लैटिन अमेरिका में भी वामपंथी आंदोलन शिथिल पड़ गए और अब इस क्षेत्र में भी अमेरिका का नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, अगला है, मध्य पूर्व तेल भंडारों पर जहां अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ, वहीं तीसरी दुनिया के देशों में साम्यवादी गतिविधियां लुप्त हो चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। 4 सैनिक संगठनों के नाम बताने हैं, तो सेंटो, सिएटो, नाटो। ठीक है, और इसमें एक और सैनिक संगठन आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का क्या अर्थ है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का एक ही केंद्र होना वर्चस्व कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर एक ही केंद्र है तो फिर वो वर्चस्व हो जाएगा।
किसे कंप्यूटर युद्ध नाम दिया गया? तो देखिए, कंप्यूटर युद्ध प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक थी। अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दे दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बैंड वेगन रणनीति क्या है? बैंड वेगन, ठीक है, देखिए, ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ लेना, अर्थात वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति ही बैंड वेगन रणनीति कहलाती है। ठीक है, अगला है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? तो देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ने 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ठीक है, यह अभियान उन सभी के खिलाफ चलाए गए जिन पर 9/11 की घटना का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। अगला है शक्ति संतुलन क्या है? तो देखिए, शक्ति संतुलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो देशों की शक्तियों के मध्य समानता लाने का कार्य किया जाता है, जिससे उन दो देशों में कोई भी देश दूसरे देश पर वर्चस्व जमाने का प्रयास न करे और शांति व्यवस्था को स्थिर रखा जा सके। शक्ति संतुलन के द्वारा दो देशों के मध्य के विरोध को रोका जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है यूरोपीय यूनियन क्या है? तो देखिए, यूरोपीय यूनियन यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिसमें परस्पर प्रशासनीय साझेदारी है। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2020 से ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। ठीक है, आसियान का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है। आसियान मतलब एशिया के जो देश है उनका यह संगठन है। ठीक है, आगे देखते हैं ओपन डोर की नीति क्या है? तो देखिए, विदेशी मामलों में एक शब्द है ओपन डोर, जो चीन में व्यापार की व्यवस्था को समान रूप से सभी देशों के लिए खोलने की अनुमति देता है। इसका मुख्य रूप से चीन के विभिन्न औपनिवेशिक शक्तियों के प्रतिस्पर्धी हितों के मध्यस्थता के लिए उपयोग किया जाता था। हाल के दिनों में ओपन डोर नीति 1978 में डेंग जियाओपिंग द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीति का वर्णन करती है, ताकि चीन में विदेशी व्यापारों को चीन खोल सके जो देश में निवेश करना चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्षेत्रीय संगठन क्या है? तो देखिए, सरल शब्दों में जब 2 या 2 से अधिक देश मिलकर किसी उद्देश्य के लिए कोई संगठन बनाते हैं उन्हें क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, जिनका उद्देश्य आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, आपसी संबंधों को मजबूत करना होता है। क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ये सब क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, आगे देखते हैं 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इस दशक में निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रीय विभाजन जैसे मुद्दों का उस समय कोई समाधान नहीं हो पाया, जिससे देश में लोकतंत्र के असफल होने का डर पैदा हुआ। ठीक है, फिर अगला है गरीबी हटाओ कार्यक्रम में कौन कौन से कदम उठाए गए? तो देखिए, गरीबी हटाओ में वंचित वर्गों, विशेषतया भूमिहीन, किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम तथा बेरोजगार नवयुवकों के बीच श्रीमती गांधी द्वारा अपने समर्थन का आधार बनाने का प्रयास किया गया। अगला है कि भारत के 8 राष्ट्रपति के नाम क्रम से आपको बताने। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आगे देखते हैं आया राम गया राम को समझाइए। 1967 के आम चुनाव में दल बदलकर उभरकर सामने आया, जिससे प्रदेशों में सरकार गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की अदला बदली को आया राम गया राम कहा गया। ठीक है, यानी कि जो लोग दल बदल लेते हैं। ठीक है, गठबंधन की राजनीति क्या है? तो देखिए, अनेक दलों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जिस गठबंधन का निर्माण किया जाता है, उसके आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियों का जो संचालन होता है उसी को गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। ठीक है, आगे है नागरिक स्वतंत्रता से क्या आशय है? तो देखिए, नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं।
आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या थी? तो देखिए, आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ देश के अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया। जेपी आपातकाल के विरोध के प्रतीक के रूप में देश में काफ़ी लोकप्रिय हुए। ठीक है, आगे है नक्सलवादी आंदोलन क्या था? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय काडर के लोग कर रहे थे। नक्सलवाड़ी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया का नारा किसने दिया? तो DK बरुआ ने दिया। ठीक है, अगला है प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है? तो देखिए, लोक सेवकों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है अतः उन्हें उसकी नियुक्तियों और विचारधारा के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन करवाना पड़ता है, जिसे प्रतिबद्ध नौकरशाही कहा जाता है। ठीक है, अगला है भारत विभाजन के कोई दो कारण लिखिए। तो देखिए, अंग्रेजी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति, ये कारण है। दूसरा है सांप्रदायिक दंगे, ये दो आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें लिखे हुए हैं सारे। फिर अगला है शरणार्थियों की समस्या क्या थी? तो देखिए, देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने और उनको रोजगार देने की गंभीर समस्या थी। विलय पत्र क्या था? तो देखिए, जम्मू कश्मीर के डोगरा वंश के शासक महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। ये वो समझौता था जिसके जरिए कश्मीर के शासन ने अपने प्रिंसले स्टेट को भारत में विलय कर सहमति जाहिर की थी। ठीक है, अगला है दर आयोग की कोई दो प्रमुख अनुशंसाएं लिखिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, अनुचित प्रशासकीय सुविधा पुनर्गठन का सर्वोच्च कारक है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके उत्तर हो गए, इनके बाहर नहीं जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।